Good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. This video is for class 12th and we are learning here human health and disease. As we have discussed yesterday different type of diseases, and I told you now diseases, whatever the diseases, those are caused by bacteria, virus, fungi, protozoa, helminthes or worm. They all are completed now. Now we are going to study a very important topic, that is immunity. So let's see what is immunity and how we can understand immunity. Before going to the topic, as usual, we are see और उस लाइन को प्लीज़ इम्प्लीमेंट जरूर करना. इफ़ यू वांट टू बी ओरिजिनल, बी योर सेल्फ. ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप ओरिजिनल हैं तो आप खुद में जो हैं वही रहिए. ठीक है, आपको चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू आर यूनिक पर्सन. आप अपने में एक यूनिक पर्सनालिटी है और उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो अपने आप को मॉडिफाई बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने आप को एडवांस कर सकते हैं, आप अपने आप को वेरिएशन ला सकते हैं, लेकिन अपने अंदर जो है उसी को बनाए रखिए. ठीक है, एंड बी योर सेल्फ. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं. इम्यूनिटी, देखो इम्यूनिटी है क्या. अगर हम एक डेटा कलेक्ट करें कि डेली वी डोंट नो हाउ मेनी पैथोजन वे एनकाउंटर, हमारी बॉडी पता नहीं कितने पैथोजन को एनकाउंटर करती होगी, ये हमें पता ही नहीं है. ठीक है, हमारी बॉडी पता नहीं कितने पैथोजन को रोज़ एनकाउंटर करती होगी, लेकिन क्या हमें डेली डिजीज़ेज़ होती है? नहीं होती. इस पिक्चर में देखो, एक बेचारा, ये एक बेबी है और ये इसके पास एक शील्ड है. इस शील्ड से अपने आप को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है. ठीक है, अगर इसके पास ये शील्ड ना होती तो कब तक बेचारा बचता, कब तक भागता? कभी ना कभी तो उस पर अटैक हो ही जाता ना. सेम एज आवर इम्यूनिटी इज़ हियर. हमारी इम्यूनिटी जो है वो हमारे लिए एक शील्ड की तरह है. ठीक है, जैसे हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो आर्मी मिलिट्री है, ठीक है, वो सब हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए एक शील्ड है जिससे हम सेफ़ रहते हैं अपनी कंट्री में, और वो हमारे लिए शील्ड की तरह बिहेव करते हैं. कोई भी हम पे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता. लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी तुमने देखा होगा टेररिस्ट अंदर की तरफ आ जाते हैं, किसी सिटी पे अटैक कर देते हैं, किसी मॉल पे अटैक कर देते हैं. इसका मतलब है कि वो शील्ड काम नहीं कर पाई, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाई. अगर डिटेक्ट कर लेती तो हमें उससे नुकसान न पहुँचता. तो सिंपल सी बात है, इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी एक डिफेंस मैकेनिज़्म है बॉडी की जो हमें बचाती है. ठीक है, जैसे मैंने अभी एक डेटा बताया कि डेली पता नहीं कि इतने पैथोजन हमारे बॉडी में आते होंगे, लेकिन हमें डिजीज़ेस नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे पास एक डिफेंस एक सिस्टम है बॉडी का, दैट फाइट विद द डिजीज़ेस, जो डिजीज़ेस से, पैथोजन से, फॉरेन मटेरियल से फाइट करता है और हमें डिजीज़ेस होने से बचाता है. आपने आजकल सुना होगा कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए. इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप कोरोना जैसे पेंडेमिक से भी लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं. इसीलिए देखो 60 अबव और 10 ईयर तक बहुत ज़्यादा प्रोहिबिटेड है. इनकी जो मतलब इनका निकलना, इनका मतलब बाहर की तरफ आना, इनका बहुत प्रोहिबिटेड हो गया है. क्यों? क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कंपेरेटिवली अदर पर्सन से वीक होती है. ठीक है, क्योंकि 60 ईयर के बाद एक तो जो ग्लैंड्स होती हैं, थाइमस जो ग्लैंड होती है, उसकी साइज़ रिड्यूस होने लगती है. ठीक है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, तो इसके लिए उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है. तो इसीलिए बोला जाता है कि ऐसे लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए. ठीक है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी क्या है? वीक है. जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो क्या कर रहे हैं? वो इस डिजीज़ से फाइट कर रहे हैं और रिकवर होकर जल्दी से आ जा रहे हैं. जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जो नहीं फाइट कर पा रहे हैं, उनकी डेथ हो जा रही है. ठीक है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं? बाय सो मेनी, आप अपने जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेके, ठीक है, बॉडी को फिट रख के, योगा और मेडिटेशन करके, इससे भी हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. लेकिन उसके बाद भी इम्यूनिटी जेनेटिक सिस्टम पे भी डिपेंड करता है. बहुत सारी चीज़ों करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती, वो उनके जेनेटिक सिस्टम पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो. एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग रिलेटेड टू द डिजीज़ यू कैन अंडरस्टैंड हियर. ठीक है, क्लियर है? तो समझ में आ गया क्या पढ़ने जा रहे हैं? इम्यूनिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. देखो मैंने कितनी अच्छी सी पिक्चर यहाँ पे लगा दी है. ठीक है, ये आप ही की तरह एकदम क्यूट सा स्टूडेंट है. ठीक है, आप ही सब लोग की तरह, और ये अपने आप को बचा रहा है. किससे बचा रहा है? डिजीज़ से बचा रहा है. कैसे बचा रहा है? क्योंकि इसके पास क्या है? इम्यूनिटी है. ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं विद दिस टॉपिक, इम्यूनिटी. देखो सबसे पहले क्या है इम्यूनिटी? मैंने यहाँ पे लिख दिया है इम्यूनिटी. जैसे अभी मैंने बताया कि एबिलिटी टू फाइट. ठीक है, एक मतलब डॉक्टर थे, इनको हम सर मैक फार्लन बर्नेट बोलते हैं. ठीक है, इनका नाम था.
इन्होंने इम्यूनिटी को डिफ़ाइन कैसे किया कि हमारी जो बॉडी है, ठीक है, वो जो फॉरेन मटेरियल्स हैं, जो सब्सटेंसेस है, फॉरेन मतलब जो बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करती है, उनको आइडेंटिफाई करती है, उनको रिकॉग्नाइज़ करती है। उनको रिकॉग्नाइज़ करने के बाद बहुत सारी सेल्स ऐसी हैं हमारी बॉडी में जो मोबलाइज होती हैं। अब देखो बहुत ध्यान से समझो, ठीक है, जैसे आपके यहाँ जो मिलिट्री होती है, ठीक है, वो क्या करती है, अगर मान लो वो एक जगह चेक पोस्ट बना दिया गया, एक कोई चेक पोस्ट बना दिया गया, अगर कोई यहाँ पे अटैक करेगा तभी ये इसको मारेंगे। एक क्या होता है कि पेट्रोलिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है, पेट्रोलिंग करते रहते हैं, जहाँ पे भी कोई इस तरह से सस्पेक्ट मिलता है उसको वहाँ पे उसको क्या कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं। तो ये दो तरह से सिस्टम काम कर रहा है। एक जगह क्या है कि एक जगह ही स्टेशनरी है, मतलब बहुत सारी सेल्स क्या हैं, स्टेशनरी हैं। if any foreign material, any pathogen is coming in the contact of this particular site, ठीक है, कोई साइट के कांटेक्ट में आ रहा है तब तो उसको किल कर दे रहे हैं। अगर साइट के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है तो क्या कर रहे हैं, दे आर रोमिंग हेयर एंड देयर, वो घूम रहे हैं, ठीक है, इधर उधर घूम के और क्या कर रहे हैं, उसको किल कर रहे हैं। तो इस दो तरह से हमारी इम्यूनिटी काम कर सकती है। इसीलिए इन्होंने एक इसकी डेफिनेशन बनाई इम्यूनिटी की कि रिकॉग्नाइज द इंट्रूजन ऑफ मटेरियल टू फॉरेन टू द बॉडी, कि वो फॉरेन है कि नहीं है, एंड टू मोबलाइज सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स टू हेल्प रिमूव दैट पर्टिकुलर, या तो मोबलाइज सेल्स होंगी या तो सेल्स के जो प्रोडक्ट होंगे वो उसको वहाँ से रिमूव करने में हेल्प करेंगे। जितनी जल्दी से जल्दी उसको रिमूव कर लेंगे उतनी हमें डिजीज़ेस नहीं होंगी। समझ में आया, ठीक है। तो इम्यूनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म है बॉडी की, बिना इसके अगर हम कहें तो हम रह ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हमें फिर हम तो फिर बाहर की तरफ निकल ही नहीं सकते। तो आपने देखा होगा गांव में, विलेज में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मिट्टी में खेला करते हैं, ठीक है, उनको धूप में वो भी चले जाते हैं, पानी में भी चले जाते हैं, लेकिन वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते। अगर आप ऑब्ज़र्व किए होगे तो वो जल्दी से इल नहीं पड़ते। लेकिन अभी वहीं पे कोई ऐसा है जो हमेशा एसी में रह रहा है, उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, पता लगा थोड़ी देर धूप में चला गया तो वो बीमार पड़ गया। क्यों बीमार पड़ गया? क्योंकि उसकी बॉडी कभी एक्सपोज नहीं। अगर उसकी बॉडी एक्सपोज नहीं हो रही है तो क्या है, उसकी इम्यूनिटी मतलब उसकी जो बॉडी है वो बहुत सारे पैथोजन को तो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रही है। अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है तो उसकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो क्या हो गई है, वीक हो गई है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई एडोलसेंस स्टेज में होता है, जब चिल्ड्रेन होते हैं, धीरे धीरे वो उनकी ग्रोथ होती है, तो उनको फ्री रहना चाहिए। मतलब उनको हमें बहुत सारी कंडीशन के मतलब उसके कंडीशन में उनके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि डिफरेंट कंडीशन में वो अपने आप को कोप अप कर पाएँ, अपने आप को वहाँ पे कॉम्बैट कर पाएँ, ठीक है। तो अगर उनको हम डिफरेंट कंडीशन में उनको नहीं डाल रहे हैं, वो डिफरेंट कंडीशन में नहीं जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उनकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। समझ में आया? तो हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ये समझ में आया कि इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया इम्यूनिटी के बारे में कि इम्यूनिटी है क्या, ठीक है। अब तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि हाँ पढ़ने क्या जा रहे हैं, इम्यूनिटी क्या है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में इम्यूनिटी ये जो है, ये इम्यूनिटी देता कौन है, कहाँ से आती है, ये क्या होती है, करती कैसे है, कैसे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, डिफेंसिव कैसे इसका फंक्शन होता है, ये सारी चीज़ें हम इस प्लेटफॉर्म पे इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी जो मैंने इम्यूनिटी के बारे में बता दी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे टर्म लगा दिया है, स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज़ नोन एज व्हाट, इम्यूनोलॉजी, ठीक है। जो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म है या इम्यूनिटी है, उसी की स्टडी को इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। और आपको पता है एडवर्ड जेनर, इन्होंने वैक्सीन की कैसे मतलब वैक्सीन को कैसे प्रिपेयर किया था कि इन्होंने देखा कि एक जो मिल्क मेड है, मिल्क मेड मतलब जो मिल्क वगैरह बेचते हैं, मिल्क मेड था, ठीक है। तो जो मिल्क मेड है उसको काऊ पॉक्स था, उसको काऊ पॉक्स था। आपको पता है बहुत पहले काऊ पॉक्स होता था, फिर स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक है। अब धीरे धीरे कम होने लगे हैं, बहुत कम हो गए क्योंकि इनकी वैक्सीन्स अवेलेबल है, होते हैं अभी भी लेकिन अभी बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो जो काऊ पॉक्स था उसको अगर वो उसको जब काऊ पॉक्स था तो उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, ठीक है। उसको काऊ पॉक्स था तो उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। उसको इस चीज़ को इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक ऐसा पर्सन है जिसको काऊ पॉक्स तो है, जिसको काऊ पॉक्स तो है, लेकिन उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। और दोनों ही रिलेटेड डिजीज़ हैं, दोनों ही स्किन रिलेटेड डिजीज़ है, दोनों लगभग सेम वायरस से होती है, काऊ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स रिलेटेड वायरस से होती है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर काऊ पॉक्स है तो स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया क्या इन्होंने कैसे वैक्सीन बनाई। तो इन्होंने एक 8 ईयर के बेबी को लिया, 8 ईयर के
बेबी को लिया, ठीक है, उसके बॉडी में सबसे पहले काऊ पॉक्स था, काऊ पॉक्स के वायरस को कहाँ क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। 8 ईयर के बेबी में काऊ पॉक्स के वायरस को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब काऊ पॉक्स का वायरस उसकी बॉडी में चला गया। काऊ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में क्या डिफरेंस होता है कि जो काऊ पॉक्स है, ठीक है, वो माइल्ड होता है। माइल्ड मतलब समझ रहे हो ना, बहुत कम मतलब नुकसान करता है, इसलिए इन्होंने इसको काऊ पॉक्स से पहले ट्रीट मतलब काऊ कराया, काऊ पॉक्स से इन्फेक्ट हो गया ये, ठीक है। 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने के बाद जब ये काऊ पॉक्स से मतलब ये रिकवर हो गया, तो इसके बॉडी में स्मॉल पॉक्स के वायरस को एंटर किया, स्मॉल पॉक्स के वायरस को एंटर कराया और देखा कि स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं, मतलब द पर्सन डिड नॉट कैच द वर्ड स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तब इनकी समझ में आया कि ये जो काऊ पॉक्स है, इसके पहले प्रायरली इसके बॉडी में होने की वजह से इसकी बॉडी में कुछ ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप हुई जो स्मॉल पॉक्स के वायरस को अटैक होने से बचा रही है, उससे इन्फेक्ट होने से बचा रही है। तो इन्होंने बोला कि अगर हम इसी तरह अगर हम बहुत सारे पैथोजन को किल्ड पैथोजन को अगर हम बॉडी के अंदर डाल दें, इंसर्ट कर दें, इन्फेक्ट करा दें, तो बॉडी में एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, जिसको हम आर्टिफिशियली लेवल पे डेवलप कर सकते हैं। ये तो नेचुरल इन्होंने डेवलप किया था, लेकिन इन्होंने आर्टिफिशियल लेवल पे बताया कि इस तरह से हम इम्यूनिटी को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। समझ में आया? जैसे एक स्टोरी है कि भाई अगर मान लो किसी को चोट लगी, जैसे किसी के घर पे अगर कोई अटैक हुआ, चाहे वो चोर का अटैक हुआ हो, चाहे वो टेररिस्ट का अटैक हुआ हो, चाहे जिसका भी अटैक हुआ हो, तो वो क्या करेगा, अगर एक बार गया तो दोबारा क्या करेगा, दोबारा वो प्रिपेयर रहेगा। जैसे एक बार अगर आपने एग्ज़ाम दिया, उस एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आप पढ़ के नहीं गए थे, तो नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप पक्का है फोकस करोगे कि हमें इस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, और आप क्या करोगे, आप यू विल गेट सक्सेस, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सेम एज़ यहाँ पे कि बॉडी को पहले से ही क्या कर दिया, अवेयर कर दिया, प्रिपेयर कर दिया, और जब प्रिपेयर कर दिया तो उसको देखा कि उसकी वजह से जो उसी टाइप का नेक्स्ट वायरस है वो बॉडी पे अटैक नहीं कर रहा है, इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से इन्होंने किसकी डिस्कवरी कर दी, किसको बनाया, वैक्सीन को बनाया। तो वैक्सीन के फादर भी इनको बोलते हैं एडवर्ड जेनर, ठीक है। इन्होंने काऊ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के वायरसेस को लेके क्या बनाया था, वैक्सीन डेवलप कर दी, एंड दैट्स वाई ही इज़ आल्सो नोन एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इसीलिए इनको हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इम्यून सिस्टम थोड़ा सा और क्लियर हो गया होगा कि हाँ इस तरह से इम्यून सिस्टम काम करता है। लेकिन अभी भी बहुत सारी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि ये इम्यूनिटी कैसे आती है, क्या लड़ता होगा, क्या हमारे बॉडी में एंटर करता है, सर फॉरेन क्या बोल रहे हैं। एक्चुअली व्हाटएवर मटेरियल, जैसे आपके घर में अगर कोई कहीं और से आया है तो उसको हम क्या बुलाएंगे, फॉरेन है। फॉरेन का मतलब ये नहीं कि वो विदेश से आ रहा है, कहीं बाहर से आ रहा है। हमारे बॉडी के लिए अगर हमारे बॉडी से बाहर कुछ भी हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है तो वो हमारे बॉडी के लिए क्या हो जाता है, वो फॉरेन हो जाता है। इट मे बी एनी ड्रग, वो चाहे कोई ड्रग हो सकती है, वो चाहे कोई ग्रेन हो सकता है, एनीथिंग विच वी इनटेक, जिसका हम इनटेक करते हैं, दैट गोज़ इनसाइड आवर बॉडी, दैट इज़ ट्रीटेड एज फॉरेन मटेरियल। उसको फॉरेन मटेरियल ही ट्रीट किया जाता है। समझ में आया? ठीक है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में फॉरेन मटेरियल जब इंटर करते हैं तो उसको हमारी बॉडी चेक करती है, रिकॉग्नाइज करती है, और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक्शंस होते हैं कि क्या इसको मारा जाए कि ना मारा जाए, ये यूज़फुल है कि हार्मफुल है, किस तरह की वो मैकेनिज़्म होती है। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इम्यून के बारे में। अब और आगे पढ़ेंगे कि इम्यूनिटी कैसे होती है, कौन बनाता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो, सबसे पहले ये आपको समझना चाहिए एंटीजेंस क्या होते हैं। ठीक है, आपने 10th में, 11th में और भी जूनियर क्लासेस में इसके बारे में सुना होगा कि एंटीजेंस क्या होते हैं। देखो, अभी जैसे मैंने बताया ना कि इफ़ एनीथिंग एंटर इन योर बॉडी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन सब्सटेंसेस, फॉरेन मटेरियल्स। जब वो बॉडी में एंटर कर रहा है, ठीक है, तो वो कुछ केमिकल सेक्रीट करता है। व्हेन एवर एनी फॉरेन मटेरियल एंटर इन योर बॉडी, चाहे वो पैथोजन हो, चाहे वो कोई पैथोजन हो, चाहे वो कोई डस्ट पार्टिकल हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो क्या रिलीज़ करता है, कुछ केमिकल सेक्रेट करता है, सब्सटेंसेस रिलीज़ करता है, और उन्हीं सब्सटेंसेस को हम क्या बुलाते हैं, एंटीजन बुलाते हैं। समझ में आया? व्हेन एनीथिंग एंटर इन आवर बॉडी, इट मे बी पैथोजन, इट मे बी डस्ट, इट मे बी वट एवर सब्सटेंसेज आर देयर, दे रिलीज सम केमिकल्स, दोज आर नोन एज, वो एक कैटेगरी है उनकी, उसको बुलाते हैं एंटीजेंस। और यही एंटीजन हमारी बॉडी में स्टिमुलेशन करती है, ठीक है, किसकी प्रोडक्शन को, एंटीबॉडी के। ठीक है। अब देखो, जैसे आपने 11th में पढ़ा है की और लॉक, पढ़ा है ना। लॉक को जान लो एंटीजन है,
लॉक क्या है, एंटीजन है, और की क्या है, एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी है। अगर आप चाहते हो कि लॉक खुल जाए, लॉक टूट जाए, तो आप किसकी हेल्प लोगे, की की हेल्प लोगे, ठीक है, और इस की की हेल्प से उस लॉक को क्या कर दोगे, तोड़ दोगे। समझ में आया? तो अगर हमारे बॉडी में कोई एंटीजन एंटर कर रहा है तो हमारी बॉडी में क्या बनेगी, उसके लिए एंटीबॉडी बनेगी, और वो एंटीबॉडी इस लॉक को, मतलब इस एंटीजन को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर डिस्ट्रॉय कर लेगी तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और अगर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच जाएगा, हार्म पहुंच जाएगा। समझ में आया? अब देखो, जो एंटीजन्स होते हैं ये मोस्टली तो प्रोटीन्स होते हैं, मोस्टली, ठीक है, मतलब अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज प्रोटीन्स की होती है, लेकिन कुछ कभी कभी कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लिपिड भी होता है, और न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं। तो ये किसके बारे में हो गया, एंटीजेंस के बारे में हो गया। और अभी आपको एक और वर्ड यहाँ पे मिला, एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटीबॉडी मतलब क्या होता है, एंटी मतलब अगेंस्ट, किसी बॉडी के अगेंस्ट में कोई काम, कोई कुछ हो रहा है तो उसको क्या बुलाते हैं हम, एंटीबॉडीज़ बुलाते हैं। इसका मतलब है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ नाम के कुछ केमिकल्स बनते हैं जो हमें एंटीजन से या किसी भी पैथोजन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। समझ में आया? तो अगर हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं, एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, तो हम बहुत सारे ऐसी डिजीज़ से बच सकते हैं। जैसे आजकल आप एक टेस्ट के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है, एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है, सुना होगा आपने कि आजकल एक टेस्ट किट आती है ना, टेस्ट किट आ रही है, उसमें एंटीबॉडी टेस्ट होता है। तो इसमें एक्चुअली करते क्या है कि ब्लड को ले लेते हैं, किसी भी पर्सन जिसको मतलब जो सस्पेक्ट्स है, जिस पे हमें डाउट है कि इसको कोरोना हो सकता है, तो उसके बॉडी से ब्लड को ले लेते हैं। अगर इस ब्लड में एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी कब बनेगी, जब उसके बॉडी में एंटीजन एंटर हुआ होगा। तो अब हम देखते हैं कि उसके बॉडी में कौन सी एंटीबॉडी बन रही है। ऐसी एंटीबॉडी बन रही है जो कोरोना के अगेंस्ट में बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर कोरोना वायरस के अगेंस्ट में वो एंटीबॉडी बन रही है, इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में कोरोना वायरस प्रेजेंट है। समझ में आया? लेकिन ये टेस्ट 100% श्योरिटी नहीं देता। आपने अगर इसके बारे में आर्टिकल पढ़ा होगा तो ये जाना होगा कि ये जो टेस्ट होते हैं, एंटीबॉडीज़ जो टेस्ट होते हैं, ये 100% टेस्ट 100% एश्योरेंस नहीं देते कि हाँ इससे आप 100% पता ही लगा सकते हो कि द पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस। नो, क्योंकि हो सकता है कि वो एंटीबॉडीज़ कुछ और भी वायरसेस के लिए वो क्या कर रही हो, बना रही हो, उसी से रिलेटेड। तुम्हें पता है जो कोरोना वायरस है वो किस टाइप का वायरस है, सार्स वायरस है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इस टाइप का वायरस है। तो हो सकता है उसके बॉडी में कोई उसी तरह का कोई और वायरस हो और वो एंटीबॉडी उसके लिए बना रहा हो। तो आप 100% ये श्योर नहीं कर सकते इफ़ द एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट इन द पर्सन, किसी के बॉडी में, किसी के ब्लड में एंटीबॉडीज़ हैं और वो एंटीबॉडीज़ रिलेटेड किससे हैं, कोरोना वायरस से रिलेटेड हैं, तो आप ये कह सकते हो कि वो पर्सन कोरोना से क्या कर रहा है, इन्फेक्ट हो रहा है, मतलब इन्फेक्शन उसके बॉडी में है। इसीलिए एक और टेक्निक है जो आपको अभी यहाँ पे नहीं क्लियर होगी, वो आपको क्लियर होगी बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ोगे, उसको बोलते हैं RT-PCR, ठीक है। इस टेक्निक से हम क्या करते हैं, 100% श्योर हो सकते हैं कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस। समझ में आया? तो यहाँ से हमने एंटीबॉडीज़, देखो किसी की बॉडी में भी जब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं तो उसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि उसकी बॉडी में कौन सा एंटीजन एंटर किया है, ठीक है, कौन सा पैथोजन एंटर किया है। क्योंकि पैथोजन के जो एंटीजन होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। जैसे सार्स वायरस है, सार्स वायरस एक कैटेगरी है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे वायरसेस हैं। जैसे कॉमन कोल्ड के जो वायरस होते हैं वो बहुत ढेर सारे होते हैं, 100 टाइप ऑफ राइनो वायरसेस होते हैं। सेम एज जो सार्स टाइप के वायरसेस होते हैं, इनकी भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जिसमें कोविड-19 है वो उनमें से एक अलग स्ट्रेन है, अलग कैटेगरी है। समझ में आया? तो अगर हमारे बॉडी में, किसी की बॉडी में ऐसे वायरसेस एंटर करेंगे तो बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है। एंटीबॉडी एक टाइप की प्रोटीन होती है जो किसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, एंटीजन को। अगर एंटीजन डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारे बॉडी में डिजीज़ नहीं होता। जैसे बहुत लोग इम्यूनिटी की वजह से ही डिजीज़ से ठीक हो जाते हैं, कोई मेडिसिन नहीं लेते, कोई ट्रीटमेंट उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनकी बॉडी फिर भी ओवरकम हो जाती है, रिकवर हो जाती है। क्यों रिकवर हो जाती है? क्योंकि उनके बॉडी में उसके लिए क्या बन रहा है, एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में कि दोनों क्या होती हैं और दोनों का क्या रिलेशन है। और एंटीबॉडीज़ हमारे लिए क्लिनिकल टेस्ट में, पैथोलॉजिकल टेस्ट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एंटीजन के बारे में, क्लियर है। तो हमने इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस कर लिया, इम्यूनोलॉजी क्या होती है, कैसे एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन का डेवलपमेंट किया था, कैसे डेवलप की थी वैक्सीन, और ये भी पढ़ लिया कि एंटीजन्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एंटीबॉडीज़, कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं,
ठीक है। अब देखो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं कि एंटीबॉडीज़ एक तो एक टाइप की प्रोटीन होती हैं जिनको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, क्लियर है, एंटीबॉडी तक समझ में आ गया। अब हम देखो और आगे पढ़ने जा रहे हैं कि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो कैसे मेंटेन होती है, उसमें एंटीबॉडीज़ क्या हैं, एंटीबॉडीज़ कैसे बनती हैं, इनका रोल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट है कि इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ठीक है, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं। ठीक है, अब प्रोटीन जो है अपना शेप, तुम्हें पता है प्रोटीन डिफरेंट टाइप ऑफ हो सकते हैं, इनका शेप अलग अलग हो सकता है। आपने 11th में पढ़ रखा है बायोमोलिक्यूल में, प्राइमरी सेकेंडरी बहुत सारे शेप के हो सकते हैं, समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शॉर्ट फॉर्म में मैंने रखा है IG, मतलब यहाँ पे क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट आर एंटीबॉडीज़, तो एंटीबॉडीज़ आर द टाइप ऑफ प्रोटीन। किस कैटेगरी की प्रोटीन होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप की प्रोटीन होती हैं, समझ में आया। ठीक है, अब देखो ऑल द एंटीबॉडीज़ आर इम्यूनोग्लोबुलिन, बॉडीज़ हैं वो सब इम्यूनोग्लोबुलिन तो हैं, लेकिन जितनी इम्यूनोग्लोबुलिन होगी उनको आप ये नहीं बोल सकते वो सब एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक है, जितनी एंटीबॉडीज़ हैं वो तो इम्यूनोग्लोबुलिन हैं, लेकिन जितने इम्यूनोग्लोबुलिन हैं वो एंटीबॉडीज़ नहीं हैं। ठीक है, अब देखो जो एंटीबॉडीज़ हैं मे बाउंड टू अ सेल मेम्ब्रेन। जो एंटीबॉडीज़ हैं वो किसी सेल मेम्ब्रेन से जाके बाउंड हो सकती हैं, मतलब आपके बॉडी में अगर कोई पैथोजन एंटर किया तो वो जाके किसी उस पैथोजन के सेल मेम्ब्रेन से बाउंड हो सकती हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। हमारे बॉडी में कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं जिनका नाम है बी लिम्फोसाइट्स। दीज बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी। यही जो बी लिम्फोसाइट्स हैं यही क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपके लिए कि यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करना। ठीक है, एंड वी आर स्टडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स हेयर। ठीक है, एंड कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो, और भी आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि इम्यूनिटी कैसे काम करती है, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करती है, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कैसे होता है, एवरीथिंग यू विल स्टडी है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। थोड़ा सा रिवाइज़ करना हो, थोड़ा सा इसके बारे में सोचना, क्योंकि जो नेक्स्ट सेशन में लेके आऊँगा वो थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। ठीक है, तो आई एम एंडिंग दिस सेशन। स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत, and please press the like button. Goodbye.